कुमार सुशील जहांगीर। आज हम बोर्ड एग्जाम के लिए चैप्टर नंबर जो 2 है इसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर और इसके कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उनको हम पढ़ेंगे। अगर मेरे वीडियोज आपको अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो हम ले रहे हैं चैप्टर नंबर 2 विलियन। अब जब बात करते हैं इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर में जो क्वेश्चन बनते हैं तो पहला जो है वो है सांद्रता। सांद्रता को प्रदर्शित करने के कई तरीके हैं। जैसे इसमें अगर हम बात करें तो फर्स्ट है कि नॉर्मल अगर सांद्रता की परिभाषा की बात करें तो विलयन के निश्चित भाग में उपस्थित विलय के अणुओं की संख्या को सांद्रता कहते हैं। अब सांद्रता प्रदर्शित करने के तरीके हैं, तो पहला मैं ले रहा हूं जैसे मोलरता। मोलरता की परिभाषा की बात करें तो 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को उसकी मोलरता कहते हैं। तो मोलरता का फॉर्मूला हो गया विलय के मोल बटा विलयन का आयतन। ये आयतन किसमें होना चाहिए? लीटर में। अब हमें पता है कि मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जिसके मोल ज्ञात करने उसकी मात्रा यानी विलय की मात्रा बटा विलय का अनुभार इनटू विलयन का आयतन। अगर आयतन लीटर की जगह मिलीलीटर में है तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम ऊपर गुणा कर देंगे 1000 से। तो 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, या इसकी जगह हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल एम। मोलरता को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा जो तरीका है वो है मोललता। मोललता इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। इसके लिए होता है 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। तो मोलरता क्या हो जाएगी, ऊपर आ जाएगा विलय के मोल बटा विलायक का भार किसमें, केजी में। अब इसको भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। मोल क्या हो जाएंगे, मोल का फॉर्मूला हो जाएगा विलय की मात्रा बटा अणुभार इनटू विलायक का भार। अगर हमें विलय का भार ग्राम में दे रखा है तो हमें ऊपर 1000 से गुणा करना पड़ेगा। इसके अलावा भी कई प्रकार के तरीके हैं, जैसे भार प्रतिशत, जिसको हम WW परसेंटेज बोलते हैं। चौथा है आयतन प्रतिशत, इसको हम BV परसेंटेज बोलते हैं। पांचवा है भार आयतन प्रतिशत, इसको हम WV परसेंटेज भी बोलते हैं। तो भार जो प्रतिशत है इसमें क्या होगा, ये ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, विलय की मात्रा बटा विलयन की मात्रा। परसेंटेज है तो किससे गुणा करेंगे, 100 से। अगर भार प्रतिशत है तो विलय की मात्रा को ग्राम में लेंगे, विलयन की मात्रा को भी ग्राम में लेंगे, 100 से गुणा करेंगे। अगर आयतन प्रतिशत है तो विलय की मात्रा को मिलीलीटर में लेंगे, विलयन की मात्रा को भी मिलीलीटर में लेंगे, गुणा किसे कर लेंगे, 100 से। अगर भार आयतन प्रतिशत है तो विलय की मात्रा को हम लेंगे ग्राम में और विलयन के आयतन को हम लेंगे मिलीलीटर में, ऊपर किसे गुणा कर देंगे, 100 से। तो ये जो मोलरता वाला है ये किसका एग्जाम्पल है, भार आयतन प्रतिशत का, और मोलरता है ये किसका है, भार प्रतिशत का। इसके अलावा भी होते हैं, अगर हमें किसी अवयव की मोल भिन्न
या उसकी मोल अंश ज्ञात करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस अवयव के मोल में मिश्रण के कुल मोल का भाग देना पड़ेगा। तो मोल भिन्न या मोल अंश हो जाएगा उस अवयव के मोल बटा मिश्रण के कुल मोल। एक और होता है ppm, पार्ट पर मिलियन। मिलियन का मतलब होता है लाख। ये बराबर होगा विलेय की मात्रा अपॉन विलियन की मात्रा, इसको गुणा करते हैं 10 की घात 6। तो ये कुछ सांद्रता को प्रदर्शित करने के तरीके हैं जिनमें बोर्ड एग्जाम में मोलरता और मोललता पर बहुत क्वेश्चन आए हैं। मोलरता को हम कैपिटल एम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसका मात्रक होता है मोल प्रति किलो। अब हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। ज्यादातर बोर्ड एग्जाम में मोलरता और मोललता के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, तो हम इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन जितने भी बनते हैं उनको एक बार सोल्व आउट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है 20 ग्राम NaOH को घोलकर 250 मिलीलीटर विलयन बनाया गया। 20 ग्राम NaOH को घोलकर 250 ml विलयन बनाया गया है। क्वेश्चन कह रहा है प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात करो। तो मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, विलय की मात्रा, विलय यहाँ क्या है NaOH, इसकी मात्रा कितनी है 20 बटा विलय का अणुभार। सोडियम अणुभार कैसे होगा, सोडियम 23 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस 1 किसका हाइड्रोजन का। अणुभार ज्ञात करने के लिए सभी परमाणु के परमाणु भारों का योग करते हैं। 23 और 16 39 और एक ये 40, अणुभार हो गया 40 इंटू विलयन का आयतन कितना है 250 मिलीलीटर में है, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से गुणा करेंगे तो 250 ये 4 बार कट जाएगा, ये 0 से 0 चला जाएगा और 4 को काट लेगा, बचेगा कितना 2 n या 2 मोल प्रति लीटर। अगला है एक विलयन के 500 मिलीलीटर में 4 ग्राम NaOH है। कह रहा है विलयन के 500 मिलीलीटर में कितना ग्राम NaOH है 4 ग्राम। इस विलयन की मोलरता ज्ञात करो। क्वेश्चन लैंग्वेज चेंज कर सकता है लेकिन हमें देखना है कि टारगेट क्या है, मोलरता ज्ञात करनी है या मोललता। तो देखो मात्रा कितनी विलय की 4, अणुभार 40, विलयन का आयतन 500 मिलीलीटर, 1000 से भाग देंगे क्योंकि लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये 500 1000 को 2 बार ले जाएगा, ये 4 40 को 10 बार, तो कितना हो जाएगा 2/10 बराबर 0.2 m या मोल प्रति लीटर। फिर विलयन की मोलरता ज्ञात करने का सूत्र लिखिए, आप पढ़ चुके हैं, ppm का भी पढ़ चुके हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर आते हैं। अगला है 30 ग्राम एथेनोइक अम्ल, 30 ग्राम एथेनोइक अम्ल 100 ग्राम जल में है। 30 ग्राम एथेनोइक अम्ल 100 ग्राम जल में है। एथेनोइक अम्ल की मोललता ज्ञात कीजिए। तो देखो मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, विलय की मात्रा, विलय कितना है 30 ग्राम, फिर विलय का अणुभार। एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH। अब देखो एक कार्बन का 12, फिर क्या है 3 हाइड्रोजन का 3 प्लस, फिर कार्बन है कार्बन का 12, 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16 तो 2 का 32 प्लस एक क्या है हाइड्रोजन। तो ये 12 और 3 15, 15 और 12 27, 27 और एक ये 28, 28 और 32 कितना हो जाएंगे 60। तो विलय का जो अणुभार है वो हो गया 60 इंटू विलय का भार किलो में, लेकिन देखो जो विलय का भार है वो दे रखा 100 ग्राम में, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का भाग देंगे। तो
ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, 6 का बाद 30 कितनी बार जाएगा 5 बार। 5 एम या मोल प्रति किलो। कुछ क्वेश्चन है ऐसे बोर्ड एग्जाम में आते हैं तो हम आराम से इसको अटेंड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 10% WW जलीय H2SO4 की मोललता ज्ञात करो। अब देखो हमें पता है कि मोललता हमें एक चाहिए विलय की मात्रा, फिर उसका अणुभार, फिर चाहिए विलय का भार। अब ये 10% ये जो WW है इसका मतलब है भार भार प्रतिशत, यानी विलयन में जो विलय की मात्रा है वो कितनी है 10। अब क्योंकि विलयन 10 है तो विलय कितना होगा, तो विलय की मात्रा हो जाएगी विलयन में से विलय की मात्रा घटा ले, परसेंटेज है तो पूरा विलयन 100% था जिसमें 10% विलय है तो विलय कितना हो जाएगा 90। अब देखो फॉर्मूला लगाते हैं, विलय की मात्रा 10 बटा विलय का अणुभार, विलय कौन है H2SO4, तो देखो 2 हाइड्रोजन का 2, सल्फर का कितना होता है 32 और 1 ऑक्सीजन का 16 तो 4 ऑक्सीजन का 64, तो ये 64 और 32 कितना हो जाएंगे 96 और 96 और प्लस 2 कितना हो जाएंगे 90, तो ये 98 इंटू विलय का भार, विलय कितना 90 परसेंटेज है तो ऊपर किसे गुणा कर देंगे 1000 से, जो भी अपने आंसर आएगा उसको हम सॉल्व आउट कर लेंगे। ग्राम में है क्योंकि WW परसेंटेज में विलय और विलयन दोनों की मात्रा ग्राम में ली जाती है, अब इसको सॉल्व आउट कर लेंगे, चला जाएगा ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो ये जैसे यहाँ पर ऊपर बच गए 1000 और नीचे बच गए 98 इंटू 9, सोल्व करेंगे तो अपने आंसर आ जाएगा। अब हम एक क्वेश्चन और है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, चलो 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल से 500 मिलीलीटर विलयन बनाया गया। आगे कह रहा है इस विलयन का घनत्व कह रहा है 1.1 ग्राम प्रति मिलीलीटर है। ऑक्जेलिक अम्ल का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। तो द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब है विलय की मात्रा भी ग्राम है, विलयन की मात्रा भी ग्राम है, गुणा 100। तो देखो WW परसेंटेज ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा विलय की मात्रा बटा विलयन की मात्रा गुणा 100। अब देखो 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल से 100 मिलीलीटर पानी बनाया गया, इसका मतलब विलय की मात्रा तो क्या है 11 ग्राम, लेकिन विलयन की मात्रा हमें ग्राम में नहीं दे रखी है। तो देखो फॉर्मूला होता है D = m/v, ये m हम ज्ञात कर लेंगे, m क्या विलयन की मात्रा, ये बराबर क्या हो जाएगी D गुणा v, D है 1.1 और v का मान है 500, तो 1.1 गुणा 500। अब ये पॉइंट यहाँ है तो देखो 1.1 इसको 500 से मल्टीप्लाई कर रहा है, ये पॉइंट हट जाएगा, ये 0 हट जाएगा, तो ये हो गया 11 इंटू 50, ये हो जाएगा 5 में से गुणा करेंगे 55 550। तो ये हो गया विलय की मात्रा 11, विलयन की मात्रा 550, परसेंटेज के लिए क्या कर देंगे 100 से गुणा, तो 0 से 0 कट जाएगा, 11 55 को 5 बार ले जाएगा, ये कितने बार ले जाएगा 2, तो परसेंटेज क्या हो जाएगा 2%। तो ऐसे अपने सांद्रता के पदों के ऊपर क्वेश्चन आते हैं जिनको हम प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आराम से निकल सकते हैं। ज्यादा जी ये आते हैं जैसे घनत्व वाला अगर दे रखा है तो हमें घनत्व से विलयन की जो मात्रा है वो हम निकाल सकते हैं।
अब इस चैप्टर का जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं, और वो है गैसों की द्रव में विलेयता। यहां पर हम गैस को द्रव में बोल रहे हैं, यानी गैस तो क्या है, विलेय, और द्रव क्या है, विलायक। यहां पर जो इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है वो होता है हेनरी का नियम, जिसके ऊपर कई बार क्वेश्चन बने हुए। तो हेनरी के नियम को समझने से पहले हम बात करते हैं कि अगर किसी गैस का दाब बढ़ाया जाए तो गैस की विलेयता बढ़ती है, क्यों। सपोज करें मेरे पास एक पात्र था, पिस्टन को मैंने यहां रख रखा था, और इसमें गैस के अणु घुले हुए हैं, किसमें घुले हुए हैं, विलियन। अब मैं क्या करता हूं, इस पिस्टन को दबाता हूं और पिस्टन को पहले की तुलना में आगे तक ले आता हूं, यहां ले विलियन है और इसमें क्या घुले हुए हैं, गैस के अणु। तो हमने क्या किया, पहले जो आयतन था उसकी तुलना में बाद में हमने आयतन क्या कर दिया, कम कर दिया। यदि गैस के अणुओं पर दाब बढ़ाया जाए तो आयतन क्या हो गया, कम। सपोज करो यहाँ 1 लीटर विलियन था, इसमें घुले हुए गैस के अणु की संख्या कितनी थी, 10। अब क्या हुआ, हमने जैसे ही प्रेशर बढ़ाया, अब आयतन पहले का आता हो गया, मान लो ½ लीटर हो गया, अब भी इसमें गैस के अणु की संख्या कितनी है, 10 ग्राम, सॉरी ओनली 10 है। तो जैसे ही दाब बढ़ाया, हम देख रहे हैं पहले 1 लीटर में 10 अणु थे, अब आधे लीटर में 10 अणु है। कहने का मतलब है अब पहले की तुलना में इकाई आयतन में गैस के अणुओं की संख्या पहले की तुलना में बढ़ गई, क्योंकि आयतन घट गया। तो अगर किसी गैस के विलयन पर दाब बढ़ाया जाए तो इकाई आयतन में या एकांक आयतन में गैस के अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, परिणाम स्वरूप गैस की विलेयता भी बढ़ जाती है। अब गैस की विलेयता पर दाब के प्रभाव को हेनरी ने समझाया था, जिसको हम बोलते हैं हेनरी का नियम। हेनरी कहता है निश्चित ताप पर घुली हुई गैस की मात्रा m उस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। m है गैस की मात्रा जो घुली हुई है, p गैस पर लगाया गया दाब, समानुपाती का मान घटाएंगे तो स्थिरांक आएगा kh गुणा p। kh हेनरी स्थिरांक कहलाता है। अब हेनरी कहता है कि जैसे जैसे दाब बढ़ाएंगे गैसों की विलेयता बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि दाब बढ़ाने पर इकाई आयतन में गैस के अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। अब हेनरी का नियम अपने काम क्या आता है, तो बात करते हैं हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। तो पहला अनुप्रयोग है जो शीतल पेय हैं, जिनको हम बोलते हैं अंग्रेजी में कोल्ड ड्रिंक, जैसे हम मिरिंडा पीते हैं, किसी को पेप्सी पसंद है, कुछ भी पसंद है, उनमें कौन सी गैस भरी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा जब हम मार्केट में सोडा वाटर पीते हैं उसमें भी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली होती है। तो शीतल पेय पदार्थों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की विलेयता को बढ़ाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उच्च दाब पर प्रवाहित किया जाता है और बोतलों को उच्च दाब पर बंद किया जाता है। तो पहला उपयोग हो गया शीतल पेय पदार्थों में गैस की विलेयता बढ़ाने के लिए उनको उच्च दाब पर बंद किया जाता है। सेकंड, तो पहला हो गया शीतल पेय में, शीतल पेय में। दूसरा एक होता वर्ड जिसका नाम है एनोक्सिया। वह लोग जो अधिक ऊंचाई पर रहते हैं या पर्वतारोही जब पर्वत पर चढ़ते हैं तो जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे बढ़ती हुई, जैसे जैसे समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ेगी, जैसे जैसे वो ऊंचाई पर जाएंगे वायु का आंशिक दाब कम होने लगेगा, परिणाम स्वरूप उनके रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिसके कारण वो स्पष्टतया सोच नहीं पाते। इस स्थिति को हम बोलते हैं एनोक्सिया। थर्ड है बैंड्स। समुद्री गोताखोर के बारे में सब जानते हैं, वह अपनी अपनी स्टडी करने के लिए जब समुद्री गोताखोर समुद्र में गोता लगाता है तो
उनको उच्च दाब वाली वायु से श्वास लेना पड़ता है। सबने देखा होगा, कई बार हम वीडियो भी देखते हैं, उनके पीठ के पीछे एक सिलेंडर होता है जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस भरी रहती है। उच्च दाब वाली वायु से श्वास लेने के कारण नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की रक्त में विलेयता बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप जब गोताखोर वापस समुद्र से बाहर निकलकर सतह पर आता है तो घुली हुई ऑक्सीजन बुलबुलों के रूप में उसकी नस से बाहर आती है। परिणाम स्वरूप नसों में दर्द होता है। इस दर्द को हम क्या बोलते हैं? बेंस। तो हेनरी के नियम के अनुसार बेंस से बचने के लिए हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर में अल्प मात्रा में हीलियम गैस भर देते हैं। हीलियम गैस रक्त में ऑक्सीजन की विलेयता को कम कर देता है, परिणाम स्वरूप दर्द नहीं होता है। ये तो हो गए हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। अब बात करते हैं हेनरी के नियम की सीमाएं। तो पहली सीमा यह है कि ताप बहुत ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। दूसरी सीमा है दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। और थर्ड है गैस की विलायक में विलेयता बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। तो सीमाएं का मतलब होता है कि किन लिमिटेशन को क्रॉस करते ही हेनरी का नियम फेल हो जाएगा। तो ताप बहुत ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए और गैस की विलायक में विलेयता भी बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये होगी अपने हेनरी के नियम की अनुप्रयोग और उसकी सीमाएं। एक आता है गैस की विलेयता पर ताप का प्रभाव। यदि गैस घुली हुई गैस पर ताप बढ़ाया जाए तो गैस की विलेयता घटती है। क्यों? क्योंकि ताप बढ़ाने पर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप वो विलयन से बाहर निकलने लगते हैं और जब गैस के अणु विलयन से बाहर निकलने लगेंगे तो विलेयता घट जाएगी। इसका एग्जाम्पल हम नॉर्मल लाइफ में भी लेते हैं। जैसे मान लो कोल्ड ड्रिंक की बोतल का ढक्कन जैसे हम खोलेंगे तो क्या होगा? गैस बाहर निकलने लगेगी। कोल्ड ड्रिंक को जब तक फ्रिज में रखेंगे तब तक गैस की विलेयता काफी होगी, लेकिन जैसे ही कोल्ड ड्रिंक को बाहर निकाल के रखेंगे, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा गैस की विलेयता घटती जाएगी। और अगर हमने कोल्ड ड्रिंक को 2-3 बार ढक्कन खोल के यूज किया है तो उसमें गैस की विलेयता बिल्कुल कम हो जाएगी, गैस पूरी की पूरी बाहर निकल जाएगी, जिससे हमें कई बार कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट भी अजीब लगने लगता है। तो ताप बढ़ाने पर गैस की विलेयता घटती है क्योंकि गैस के अणु गैस से बाहर निकलने की प्रवृत्ति करते हैं। तो इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है मैं उनको एक बार आपके सामने रीड अप करके देख लेता हूं। तो क्वेश्चन आया हुआ है, हेनरी नियम लिखिए। तो निश्चित ताप पर घुली हुई गैस की मात्रा दाब के समानुपाती होती है। रुधिर में ऑक्सीजन की कम सांद्रता से पर्वतारोही कमजोर हो जाते हैं तथा स्पष्टतया सोच नहीं पाते। इसमें पहला क्वेश्चन है, ये तो स्टेटमेंट है क्वेश्चन का। इसका पहला पार्ट है उस विशिष्ट दशा को क्या कहते हैं? एनोक्सिया। इस स्थिति का कारण स्पष्ट करें तो हम कहेंगे जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे वायु का आंशिक दाब कम होने के कारण उनके रक्त में ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी। हेनरी के नियम की सीमाएं हमने देख ली है। मोल अंश मोल विन ज्ञात करने का सूत्र, जिस अवयव की मोल विन मोल अंश ज्ञात करना है उस अवयव के मोल में मिश्रण के कुल मोलों का हम भाग देंगे। ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता घटती है, इसको भी हम ले चुके हैं। और जो भी रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। अच्छा, एनोक्सिया बैंड को समझिए, ये भी एक बार आया हुआ है तो हम इसको भी ले चुके हैं। गैस की विलेयता पर ताप और दाब का प्रभाव पड़ चुके हैं। अब हम आगे के टॉपिक की बात करते हैं। जब हम किसी ठोस को द्रव में घोलते हैं तो यहां आता है ठोस का द्रव में विलयन। तो यहां ठोस क्या होता है? विलय, घुलने वाला, और द्रव क्या होता है? विलायक, यानी घोलने वाला। तो जब किसी ठोस को द्रव में घोलते हैं तो यह जो विलय होता है ये दो प्रकार का हो सकता है। एक तो ये हो सकता है वाष्पशील हो, और एक ये क्या हो सकता है? ये अवाष्पशील हो।
तो ठोस के द्रव में विलयन के लिए एक नियम आता है, उसी की हम बात कर रहे हैं, वो है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए भी लगता है और अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के भी लगता है। तो वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट कहता है कि वाष्पशील विलय युक्त विलयन का आंशिक दाब उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। यानी जो विलय है उस विलय का आंशिक जो दाब है वो किसके समानुपाती होगा, उसकी मोल भिन्न। तो विलय का आंशिक दाब भी विलय की मोल भिन्न के समानुपाती होगा और विलय का आंशिक दाब भी विलय की मोल भिन्न के समानुपाती होगा। लेकिन मान लो कई बार जब हम विलय ले रहे हैं, वो मान लो अगर अवाष्पशील है तो क्या होगा, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का जो कुल वाष्प दाब है, अब क्योंकि विलयन में दो ही चीजें होती है, विलय और विलय, इन दोनों के आंशिक दाब को जोड़ने पर हमें कुल विलयन का आंशिक दाब प्राप्त हो जाएगा। अब हम कह रहे हैं विलय तो अवाष्पशील है, तो विलयन का जो कुल वाष्प दाब है किसके बराबर हो जाएगा, विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा। तो राउल्ट कहता है अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का आंशिक वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के बराबर होता है। ये हमने राउल्ट के नियम की बात की थी। अब दो प्रकार के विलयन की हम बात करते हैं, एक होता है आदर्श विलयन और एक होता है अनादर्श विलयन, उनको हम लेते हैं। आदर्श विलयन क्या होता है, वह विलयन जो ताप और दाब की सभी परासों में राउल्ट के नियम का पालन करता है। और अनादर्श विलयन वो होता है जो ताप और दाब की सभी परासों में राउल्ट के नियम की पालना नहीं करता है। अगर आदर्श विलयन बनाया जाए तो विलय और विलय को मिलाने पर जो आयतन में परिवर्तन है वो शून्य होगा, यानी विलय प्लस विलय का आयतन और विलयन का आयतन बराबर होगा। एंथैल्पी में परिवर्तन भी शून्य होगा। विलय और विलायक के मध्य जितना आकर्षण बल है विलयन में भी बनने के बाद भी उनका आकर्षण बल उतना ही होगा। लेकिन अनादर्श विलयन बनाते टाइम आयतन शून्य नहीं होगा, आयतन में परिवर्तन धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है। एंथैल्पी में परिवर्तन भी धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। ऐसे ही अगर आकर्षण बलों की बात करें तो आकर्षण बल पहले की तुलना में घट भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं। तो ये हमने बात की आदर्श और अनादर्श विलयन की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है स्थिर क्वाती मिश्रण। इसके ऊपर भी खूब क्वेश्चन आए हुए हैं बोर्ड एग्जाम में, पहले इसको समझ लेते हैं फिर इस पर जो क्वेश्चन बनते हैं उनकी बात करते हैं। देखो जैसा कि नाम से पता चल रहा है स्थिर क्वाथी, यानी ये एक ऐसा मिश्रण है जिनका क्वथनांक स्थिर है। मिश्रण जब भी बनाएगा तो दो या दो से अधिक घटक चाहिए होते हैं, तो दो या दो से अधिक घटकों का ऐसा मिश्रण जिसका द्रव व वाष्प प्रावस्था में संगठन समान हो और जो एक ही ताप पर उबलते हैं क्या कहलाते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण। जैसे एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं तो जल प्लस एथेनॉल। तो जल प्लस एथेनॉल की जब हम बात करते हैं तो जैसे ही हम जल और एथेनॉल को एक दूसरे को घोलेंगे तो इनका क्वथनांक मिश्रण का स्थिर हो जाएगा। अर्थात अगर हम जल और एथेनॉल को के मिश्रण को अगर अलग करना चाहें तो हम पूरा 100% अलग नहीं कर सकते। अब इससे रिलेटेड दो बार क्वेश्चन आए हुए हैं। एक तो क्वेश्चन आया हुआ है स्थिर क्वाथी मिश्रण किसे कहते हैं, जिसकी हम बात कर चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन आया हुआ है कि एथेनॉल के प्रभाजी आसवन में जब हम एथेनॉल का प्रभाजी आसवन कराते हैं तो एथेनॉल के प्रभाजी आसवन में हम केवल 95.5% एथेनॉल ही प्राप्त कर सकते हैं, 100% क्यों नहीं। तो हम कहेंगे एथेनॉल का जल में जो विलयन है वो एक स्थिर क्वाथी मिश्रण है। परिणाम स्वरूप जब हम एथेनॉल को और जल के मिश्रण को गर्म करते हैं तो इनका हमें मिश्रण प्राप्त होता है। प्रभाजी आसवन के लिए हमें विशेष प्रकार का उपकरण लेते हैं, कुछ ऐसा एक पात्र होता है
जिसके रबर कोर्क में से एक कांच की नली निकली रहती है, ध्यान देंगे थोड़ा। इसमें हम मिश्रण ले लेते हैं, फिर इसको ट्राइपॉड लोहे की स्टैंड पर लगाने के बाद इसको क्या हम कहते हैं, हम इसको गर्म करते हैं बर्नर की सहायता से। ये नली आगे जाके दूसरे पात्र बीकर में रखी होती है। इस नली में पानी के आने के लिए और पानी के निकलने के लिए पाइप लगे होते हैं। अब क्या होगा, जैसे हम गर्म करेंगे एथेनॉल गर्म होकर उसकी वाष्प बनेगी, लेकिन क्योंकि स्थिरवाती मिश्रण है तो एथेनॉल के साथ थोड़ा सा वाटर भी जाएगा। जैसी वाष्प बनेगी हल्की होने के कारण कांच आगे आएगी, यहाँ पानी के बहाव की वजह से आने वाली गैस ठंडी हो जाएगी और हमें यहाँ पर एथेनॉल प्राप्त हो जाएगा। इस प्रक्रिया को बार बार करने के बाद भी हम 95% से अधिक एथेनॉल प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एथेनॉल और जल का मिश्रण स्थिरवाती मिश्रण बना लेता है, परिणाम स्वरूप एथेनॉल के साथ कुछ मात्रा में जल आ जाता है और 95.5% से अधिक शुद्ध एथेनॉल हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो स्थिरवाती मिश्रण के जो क्वेश्चन है, अगर अलग टाइप का है तो उनकी हम एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। क्या हम स्थिरवाती मिश्रण के घटकों को प्रवाजी आसवन से पृथक कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि स्थिरवाती मिश्रण जो होते हैं वो एक ही ताप पर उबलते हैं, परिणाम स्वरूप हमें उनका मिश्रण प्राप्त होता है, ना कि शुद्ध अवयव। स्थिरवाती मिश्रण किसे कहते हैं बात कर चुके हैं, और भी इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तो हम देख लेते हैं। ये है, शर्करा के किण्वन से एथेनॉल बनाते समय हम प्रवाजी आसवन से 95% से अधिक शुद्ध एथेनॉल नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि एथेनॉल का जल में विलयन एक स्थिरवाती मिश्रण है, परिणाम स्वरूप हमें ये मिश्रण अवस्था में प्राप्त होते हैं, शुद्ध 100% प्राप्त नहीं होते।